टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैं आज गज़ल सुन रहा था, अभी आते हुए रेडियो पे आ रही थी। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में बहुत सारे आपके ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़गी का फिर कोई पीरियड नहीं होता। कभी कभी नाराज़गियाँ इतनी तल्ख हो जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दुश्मनियों में डेवलप हो जाती हैं। और कभी कभी कुछ इतने अक्लमंद लोग होते हैं जो हर प्रोडक्ट पे जिस तरह एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि भाई ये चीज़ 1-1.5 माह में ख़राब हो जाएगी या 1-1.5 महीने में ख़त्म इसकी मियाद हो जाएगी, उसी तरह नाराज़गियाँ भी जो होती हैं उनको भी जो कुछ अक्लमंद लोग होते हैं वो 1-1.5 माह, 1-1.5 हफ्ता, चंद एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए। और ये जो नाराज़गियाँ होती हैं ये बहुत बुरी चीज़ होती है। नाराज़ ज़रूर हो अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए, कोई बात मनवाने के लिए, लेकिन उसका एक वक्त मुतय्यन होता है। उसके ज़्यादा अगर आप नाराज़ रहेंगे तो आप एक रिश्ता खो देंगे। और ये इतनी खूबसूरत बात है, कभी कभी अपनी लावाबालीपन में, कभी कभी अपने ईगो को सामने रखते हुए हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे कुर्बत हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, लेकिन फिर एक छोटी सी बात पे हम नाराज़ हो जाते हैं और फिर उस नाराज़गी को लेके हम इतने साल बैठे रहते हैं वो दिल में रख के बात। देखिए, दिल जो है ना वो अल्लाह ताला का घर है। ये तो आप सबने सुना हुआ होगा, सुना है ना आपने, दिल तो खुदा का घर है। अब इस घर के अंदर आप गंदगी तो बिल्कुल नहीं रख सकते। आपको इस घर को बिल्कुल साफ, शफाफ, चमकदार रखना है। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आपके ये अल्लाह मियां के घर में अगर आपने कोई भी ज़रा सा भी ऊंच नीच की तो फिर आप ऊपर जवाबदेह होंगे। तो इस बात को याद रखिए, ईद का मौका आ रहा है और एक इतना बेहतरीन मौका है अपने दिल साफ़ करने का, कदूरतें मिटाने का। कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसा कोलीग जिससे बहुत अरसे से बातचीत नहीं हुई है, कोई एक बात पे आप बिगड़े बैठे हैं काफ़ी अरसे से, या किसी बात पे वो बिगड़े बैठे हैं काफ़ी अरसे से, आप बड़े बनिए, एक कॉल कीजिए और बात कीजिए। देखिए, बात करने से बहुत सारे जो मौमे हैं वो हल हो जाते हैं, बहुत सारे मसले हैं उनका एक सोल्यूशन निकल आता है। तो ये जो ईद है इसको आप खाली हाथ जाने मत दीजिएगा। अरे थोड़ा सा गोश्त भिजवा दीजिए, कुछ बनवा के भिजवा दीजिए, लेकिन ये जो रिश्ते हैं इनको ज़रूर कायम व दायम रखें। बहुत सारे मेरे इस तरह के चंद अच्छे दोस्त हैं जो कि अपने घर में दावतें करते हैं और मुझे नहीं बुलाते और फिर बाद में कहते हैं कि हम तुम्हें बुलाएंगे, इस दफ़ा तो बुलाएंगे। पर आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी, किसकी? जी, शेफ नौरीन की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। असफर अभी दावत की नहीं है क्योंकि आपको पता है मेरा आना जाना ट्रैवलिंग हो रहा है, तो मैं आपको क्यों नहीं बुलाऊंगी। आपने मुझसे मीठी ईद पे कहा था कि बस अभी होने वाली है। देखिए 2-2.5 माह तो गुजर गए इसी चक्कर में कि आपके घर में दावत होगी। 1 माह और सही। हाँ, 1 महीना और सही। चले जी, सुभान अल्लाह। अच्छा, लेकिन नौरीन, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा दोस्त रहा जिससे आपको लगता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा अरसे नाराज़ रह ली? अच्छा असर मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक नेचर है कि मैं नाराज़ ना रह सकती हूँ, ना किसी को कर सकती हूँ। अगर नाराज़गी हो भी जाती है, ऑफ कोर्स कोई फरिश्ता तो है नहीं, क्योंकि नाराज़गी हो भी जाती तो मैं कम्युनिकेशन गैप नहीं देती। कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए कि मतलब आपके दिल में जो आप बताएं तो सही, उनको क्या पता कि आप किस बात पे नाराज़ हैं। उससे क्या होता है, एक के बाद एक बात बढ़ती रहती है, वो स्पेस आता जाता है। अगर हम कोई पॉजिटिव बात भी करेंगे ना, एक तो आपको पता है लोग एग्जैजरेट बहुत करते हैं, सब जो बीच के जो लोग होते हैं ना वो यूं करने में लगे हुए होते हैं ज्यादातर, और गंद ज्यादा घोलते हैं। एग्जैक्टली गंदगी ज्यादा डालते हैं कि और लोग थोड़े से वो हो जाएं, मतलब स्पेस आ जाए। तो मेरा क्या होता है, मैं एक तो किसी की बात पे यकीन नहीं करती जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूं या अपने कान से नहीं सुनूं। असल ये मेरी नेचर में है, क्योंकि मैं किसी की बात का यकीन नहीं करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, कोई उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा, पहले तो मैं शटअप कॉल दूंगी, दूसरी बार फिर मैं उससे कम्युनिकेट करूंगी कि भाई ये हुआ था, ऐसे भी होता है, लेकिन मैं नाराजगी नहीं। नौरीन, आप शटअप कॉल कैसे देती हैं? जी, शटअप कॉल कैसे देती हैं? बताएं।
आज आपने बात कर दी, आपको नहीं बोल रही, उनको बोलूंगी, आज आपने बात कर दी, आइंदा मैं नहीं सुनूंगी। अच्छा, बहुत हाँ firmly। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तरीके बिल्कुल से सही मैं बात बोल है। और देती हूँ। आप लोग भी यही करें। अगर कोई आपके कोई रिश्ते खराब करना चाह रहे हैं तो उसको हमेशा से आप बहुत ही फर्मली ये बताएं कि खबरदार अगर तुमने एक कदम उठाया और अगर किसी से कोई रिश्ता एक गैप में आ गया, बहुत अरसे से बात नहीं, कि नाराजगी चल रही है, तो इस ईद का फायदा उठाएं, एक मैसेज भेज दें, शायद रास्ते दोबारा से हमवार हो जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। नौरीन, क्या दिल का और पेट का कोई ताल्लुक होता है आपके ख्याल से? हाँ बिल्कुल होता है ना। होता है। मेरा दिल चाह रहा है तो मैं ये खा लूं। Exactly, cravings। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जब उनका दिल टूटता है किसी ना किसी रिश्ते को लेके, अगर किसी से कोई रिलेशनशिप खराब हो गया या कोई जॉब का कुछ हो गया तो दिल टूट गया कि भाई मेरी बिल्कुल। जॉब चली गई, मेरा किसी दिल का टूट गया। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, दिल वही टूट तो। गया। अब जब दिल टूटता है ना तो लोग अपना पेट बढ़ा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गलत करते हैं। ये दिल गलत टूटने के करते हैं। चक्कर में अपने आप को बर्बाद करना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो खाते रहते हैं, पता नहीं। अच्छा मेरा क्या, अगर कभी कोई टेंशन डिप्रेशन होता है, मेरा ह्यूमंस है, आपको होता है डिप्रेशन? मुझे माशाल्लाह लगता तो नहीं कि आपको होता कभी हो। कभी ऐसा हो जाता है, छोटा सा कुछ भी आ ही जाता है लाइफ में, ऑन एंड ऑफ, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मेरी भूख खत्म हो जाती है। मेरे साथ ये मसला है। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखा वो खाते ही रहते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में। आपको पता है ये जो एंजाइटी में लोग खाते हैं ना, इससे बहुत ही बुरे असरात होते हैं Exactly। आपकी पूरी सेहत पे। और हमारे पास, जिस तरह आपको पता है, हमारे शो पे बहुत दफ़ा साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो ये बात बता रहे होते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है तो आप उस कमी को खाने का जो प्लेजर मिलता है ना, उससे आप उसको बैलेंस करते हैं। आप समझ रहे हैं? Exactly। वो इतनी ज़बरदस्त ये बात मुझे लगी। ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए होते हैं, लेकिन एंजाइटी में जो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग के बहुत मुज़र असरात होते हैं। Exactly। और जितने भी लोग हैं जो अपना बॉडी का ख्याल नहीं रखते, पेट उनका बाहर आ जाता है, पेट जिस वक्त आपका बाहर आ रहा हो, वो एक आपके लिए एक खतरे की घंटी है कि अब बीमारियां जो हैं वो गेयर अप कर रही हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। तो पेट बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल के देखते हैं कि साइमा इरफान हमें टमी की कौन सी एक्सरसाइज सिखा रही है। मैं हूँ साइमा इरफान और देखिए मैं अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि आप मेरी तरह हेल्दी और खुश रहें और हेल्दी रहें और आपकी एनर्जी ज़्यादा जो है बूस्ट हो। उसके लिए क्या है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, अपने खाने का ख्याल रखती हूँ और भूख को रख के और पोर्शंस में खाना खाती हूँ। पोर्शंस मीन कि अगर 3 टाइम दिन में खाना खाते हैं पेट भर भर के यहाँ तक, तो प्लीज़ वो उसको अवॉइड कीजिएगा। और पोर्शंस 6 टाइम जो है, अगर पोर्शन में खा रहे हैं तो 6 टाइम उसको कर लें। 3 टाइम से बेहतर है कि 6 टाइम जब खाएंगे तो उसमें क्या है कि आप कम खाना जब खाएंगे पेट में जाएगा तो जल्दी हजम होगा। एक ही बार में आप जब यहाँ तक खाना खा लेते हैं तो फिर वो खाना हजम बहुत देर से होता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और वो क्या करती है, आपका वेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ख़ास तौर से टमी जो है आपकी, वो ऐसी यहाँ पे फैट जमा हो जाती है कि ये इसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट को गेन करना बहुत आसान है, इसको रिड्यूस करना इतना मुश्किल है कि आपको लग पता जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हर तरीके से आपका वेट नहीं जा रहा होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने तवज्जो नहीं देते खाने पीने पे, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका जब वेट बढ़ता है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपका वो वेट जो बढ़ चुका है उसको किस तरह से कम करूं। तो मैं जो कहूँगी तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा, तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्या करेंगे कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ, वो बाद में, पहले खाने पीने का बता दूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी वाइट चीज़ें, आपके वाइट चीनी, चावल और क्या है चाय में दूध वाइट भी होता है, लेकिन क्या है कि जब वेट रिड्यूस करेंगे उससे क्या है कि दूध थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
चाय में, क्योंकि चीनी जब आप चीनी के साथ जब दूध भी डालते हैं तो वो आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। वैसे तो आप चीनी जो ले रहे हैं, आप मीठा ले रहे हैं, वो इतना नुकसान नहीं देता क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है। वाइट चीनी जो आप खाते हैं, वाइट मैदा जो खाते हैं, वाइट चावल जो खाते हैं, ये स्टार्च वाले होते हैं और केमिकल वाले होते हैं, तो प्लीज़ इससे अवॉइड करें। और बाकी हर चीज़ खाएं, लेकिन रॉ मटेरियल में जो भी मिल रही है वो आप खा सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। वाइट चावल की जगह ब्राउन जो है वो चावल यूज़ करें, और जो है इसके साथ आप जो वाइट आटा जो यूज़ करते हैं उसमें ब्राउन वाला आटा यूज़ करें। तो इससे देखिएगा आपका वेट काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगी, क्योंकि जितनी वाइट चीज़ें ये आपकी बॉडी में जब जाती हैं तो यकीन करें ये आपका एक तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो कर देती हैं, और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उससे क्या होता है कि आप वेट आपका जल्दी जो है नहीं कम होता, वो वेट बढ़ता ही जाता है और आप डिप्रेशन में लग जाते हैं, बॉडी डी शेप अलग हो जाती है, और कुछ भी आप पहन लें, महंगे से महंगा कपड़ा, आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं मेरे साथ अपने आप को कम करें और अपने वेट को कम करें और अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रखें। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो अपने पोस्चर को आपने सीधा रखना है। कैसे? पोस्चर चलते फिरते उठते बैठते आपने क्या करना है, टमी को टाइट रखना है और अपनी बैक को फुल स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब पोस्चर अच्छा होता है तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है और जो देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जब आप अपने बॉडी पे तवज्जो देंगे, अपने पोस्चर को सीधा रखेंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस पोस्चर के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जो आप करेंगे तो यकीन करें आप बहुत फ़ायदा आपको होगा और जल्दी अपने वेट को कम कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये टमी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वेट लॉस भी आ जाएगा टमी, क्योंकि और बॉडी का वेट तो हम कम कर सकते हैं वॉक के थ्रू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेट सबसे आखिर में जाता है, तो हम उसको जल्दी जाने के लिए क्या करेंगे कि जल्दी चला जाए, ये क्या करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि मेरा सर ज़मीन पे ना लगे, और यहाँ आप कुशन रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि आपका सर नीचे ना लगे। और अगर थोड़ा सा भी टमी ज़्यादा है तो सर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इनहेल करते हुए एक्सहेल, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए। ये इससे क्या होगा, एक तो वेट भी जाएगा, आपकी टमी भी जाएगी, और इसके साथ साथ आपके जो आर्म्स देखिए, जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, आप, मैं दूसरी साइड करूंगी तो आप खुद फील कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। देखिएगा, इनहेल, एक्सहेल करते हुए मैं सर को नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से, और अपने हाथ ऊपर ऐसे, ये इससे क्या है, आपके लव हैंडल्स, आपकी टमी, आपके साइड्स के जो टाइड्स हैं वो जाएंगे, आपके आर्म्स ये अगर बहुत हैवी हो रहे हैं तो वो कम होंगे। तो देखिए, एक एक्सरसाइज में कितने आपको फायदे मिल रहे हैं। वेट रिड्यूस हो रहा है, आपकी टमी अंदर जा रही है, आपके आर्म्स जो है ये सैगीपन जो आ चुका है, ये हैवी हो चुके हैं तो ये भी कम होंगे, और आपके शेप बनेगी बॉडी की, और आपके लव हैंडल्स कम होंगे, आपके टायर्स जो अलग से नज़र आते हैं वो कम होंगे। तो उसको कम करना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हैं तो ये प्लीज़ ये वाले मेरे एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ, और इसको रेगुलर वे में जितना आप कर सकते हैं इसको कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर सामने भी करें। ये इसकी रेपिटेशन आप जो है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप अपनी टमी को, बिल्कुल आपकी टमी को खाली होना चाहिए। ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप करें, और अगर खाने से पहले करें तो आप जो है ये बहुत अच्छा है खाली पेट करने से, क्योंकि ये हम टमी की एक्सरसाइज करें तो टमी के लिए क्या है कि उसका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, और खाली पेट करेंगे बहुत अच्छा होगा। अगर शाम में भी करें तो भी आप कर सकते हैं, असर और मगरिब के दरमियान, उस वक्त क्योंकि पेट खाली होता है काफ़ी हद तक। तो ये प्लीज़ ये कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, और जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का। जी, आज की पहली खबर क्या है? पाकिस्तान टू हैंड ओवर कराची पोर्ट टू यूएई ओवर लो रिजर्व्स। आपको पता है मईशत का क्या हाल है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमारा जो केपीटी है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसको यूएई को दे दिया जाए। तकरीबन 50 साल के लिए एक अमाउंट के एवज़ में इसको गिरवी रखा गया है और इसके एवज़ हमें पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। तो जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है, ये एक अफ़गान न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है इस बात को कि कराची पोर्ट ट्रस्ट को अबू धाबी को दिया जा रहा है तकरीबन 50 साल के लिए केपीटी के लिए, जो कि एक अजीब सी बात है। खैर, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन एक खबर है, आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। अगली खबर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान की पहली फर्स्ट एवर म्यूज़िक पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है, क्योंकि और ये मरियम औरंगज़ेब को इस बात के लिए भाई हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इन्होंने बड़ा बेहतरीन कदम उठाया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पायरेसी जो है और हमारा जो इलीगल म्यूज़िक है और जो चोरी होते हैं हमारे गाने इंटरनेशनली, उनके लिए एक पॉलिसी डेवलप की गई है ताकि अब पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है ना वो चोरी हो पाएगा लोकली या इंटरनेशनली, और उसकी एक बाकायदा एक पायरेसी की और थेफ्ट की जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, किसी ने धुन बनाई और किसी और ने इस्तेमाल कर ली, इसके ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी एक ड्राफ्ट की गई है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। आगे चलते हैं। देखिए, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं। हम तो सुनते थे कि ख़वातीन अपने चेहरे पे बहुत सारी सर्जरीज़ कराती हैं, मर्द हज़रात भी कराते हैं खूबसूरत देखने के लिए, नोज़ जॉब, कभी फेस लिफ्ट कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी गर्दन की सर्जरी कराते हैं, क्योंकि गर्दन के ऊपर फैट डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं। इसी तरह एक साहब है जॉर्जिया में, उन्होंने $80,000 दिए अपनी टांगें लंबी कराने के लिए। उन्होंने $80,000 दिए हैं, उनकी टांगों में रॉड डली है। अब एक नई तरह की सर्जरी आई है जिससे आप अपनी टांगों में रॉड्स डलवा के अपना कद लंबा कर सकते हैं। उन्होंने इसके बाद कहा कि आई फील लाइक अ न्यू मैन। क्या आप नौरीन आप कर सकते हैं? आपको खैर हाइट की तो जरूरत नहीं है। हाँ? हाइट की जरूरत नहीं, अगर असफर हाइट की जरूरत होती भी तो भी मैं ये नहीं करवाती। कौन इतनी तकलीफ से गुजरे? कौन इतनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा? आप पैसे अलग बर्बाद और तकलीफ Exactly. अलग। चलें आगे चलते हैं। टोरंटो में मेयर का इलेक्शन हुआ जी। 101 लोग उम्मीदवार में खड़े हुए थे और उनमें लोगों के साथ साथ एक कुत्ता भी था जो कि उम्मीदवार था मेयर के इलेक्शन के लिए। और खैर भाई तो टोरंटो में हुआ, यहाँ तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से कि खैर छोड़, अब आगे मैं क्या हम वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ये न्यूज़ बाइट्स का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। हज मुबारक हो आपको। आपको भी और तमाम मुसलमानों को भी। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक डॉक्टर ठाक। बिल्किस, एक लिस्ट है सवालात की जो कि आपके लिए हमारे कॉलर्स हैं हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भेजते हैं, कभी कॉल करके लिखवा देते हैं, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से हम सारे कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, अगर आपने अभी शो ट्यून इन किया है तो आप कॉल करके डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस एक खातून है, उन्होंने बहुत ही मुश्किल सा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर प्रिमरोज़ ऑयल लगाया, इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल लगाया, कहने की उससे मेरे चेहरे के बाल तो ख़त्म हो गए लेकिन मेरी आईब्रोज भी ख़त्म। अच्छा, आईब्रो जो है ना वो अनवांटेड नहीं थे ना, तो वहाँ लगाना नहीं चाहिए था। वहाँ लगाना नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं लगाना चाहिए था। आपने कर लिया है तो आप सिंपल ये करें कि अदरक का जूस में उसमें जो सुरमा आँखों में लगाने वाला सुरमा होता है उसको मिक्स कर लें अदरक के जूस में, और जो है जहाँ पे जैसे आपके आईब्रो के बाल थे ना वहीं लगाए, उसके यहाँ पर और इधर वैसलीन लगाएं, और जहाँ आप चाहते हैं आपके बाल दोबारा आ जाएं वहाँ पर आप लगाएं रोज़ाना। आप देखेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह आपके बाल आ जाएंगे। अच्छा, ये आईलैशेस पे नहीं लगाना।
किस पे आईलैशेस पे नहीं नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं कह रही हैं कि लगाना। Irritant उसको होता एक है। ब्रैकेट करें पहले हाँ, एक वैसलीन ब्रैकेट में कर लें, और बीच में इर्द गिर्द वैसलीन लगा लें। वैसलीन लगाने के बाद अदरक के जूस में प्योर सुरमा, जो आंखों के अंदर लगाने वाला सुरमा होता है, उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके वो लगा लें। अच्छा, आयमा ने पूछा है हमसे कराची से, इनकी अच्छा खैर हमने इनका नाम चेंज किया क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि इनका नाम हम नहीं बताएं। आयमा ने पूछा है डॉक्टर बिल्किस कि मैं बहुत ज़्यादा इलाज करा चुकी हूँ, मेरे दांतों में कोई कीड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुंह से उनको एक स्मेल आती है जो कि नहीं जा रही, और उनके मतलब कह रही है कि मेरे सांस में वो स्मेल है। अच्छा, ब्रेथ का, अच्छा इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ना सफ़ेद वाइट टंग यानी कि सफ़ेद ज़ुबान हो जाती है। वो क्यों होती है? उसकी वो भी एक वजह होती है बैड ब्रेथ की। वो होता है ये कि अल्लाह गफूर रहीम ने ना ज़बान पे छोटे छोटे बम्स दिए हैं, जैसे पपीला कहते हैं या पपीले कहते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से लेयर आ जाती है, फिर वो बहुत बैड ब्रेथ, और है ना ऐसा लगता है जैसे सांस से भी आ रही है। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह बहुत पुराना नज़ला जमा हुआ, उसकी वजह से भी ना सांसों से ऐसा लगता है कि कोई गंदी सी स्मेल आ रही है। इन दोनों वजूहात के लिए मैं बता देती हूँ। एक तो टंग, अपनी ज़बान को साफ़ कीजिए। उसके लिए क्या करना है? नमक लेना है, पिंक सॉल्ट लेना है। पिंक सॉल्ट से जो टंग क्लीनर आते हैं उससे ज़बान को अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। नमक के गरारे भी कीजिए, और पुदीने के चंद पत्ते दिन में 2 से 3 बार चबा लिया करें। पुदीना आपके एस्थमा के लिए भी अच्छा होता है, बैड ब्रेथ के लिए भी अच्छा होता है ना, कि गंदी बदबू जो आती है उसके लिए भी अच्छा होता है। और एक टी बनाना बता रही हूँ कि हो सकता है कि नज़ला या आपके आंतों का कोई मसला हो, इन दोनों पे वो काम करेगा। 2 काली मिर्च लेना है, 1/4 चम्मच चोट हल्दी लेनी है, आंबा हल्दी जिसे कहते हैं चोट हल्दी, 1/4 चम्मच वो लेना है। आपने 2 काली मिर्च लेना है, पुदीना 10 से 15 पत्ते लेना है, और लेमन लेना है। आप काली मिर्च, हल्दी और अदरक लेना है 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा। पहले आप हल्दी, काली मिर्च और अदरक उबाल लीजिए, मतलब कि इसको पका लीजिए। 1.5 कप पानी में कि 1 कप रह जाए उसको छानिए। छानते हुए उसमें पुदीना के पत्ते और जो है लेमन स्क्विज कीजिए। दोपहर रात खानों से पहले पीजिए। नीम और नमक की स्टीम ज़रूर लेनी है, ये भी रात सोने से पहले लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर इन वजूहात की वजह से बैड ब्रेथ है तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। अब डॉक्टर बिल्किस जो दायमी नज़ला होता है उसको किस तरह क्योर किया जाता है? लोग तो कहते हैं कि वो क्योर हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, वो क्योर क्यों होगा? आप वही नज़र आओगे जो आप खाना खाओगे। अगर आपको दायमी नज़ला है तो आपको रेशा बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी। अल्लाह गफूर रहीम ने बड़ा आसान किया है कि जिन चीज़ों में लेस होता है वो आपके लिए नहीं। जैसे बनाना में लेस होता है वो आपने नहीं खाना है, चावल में लेस होता है वो आपने नहीं खाना है, आटे में भी लेस होता है, गंदम में लेस होता है और ग्लूटेन होता है जो एलर्जी पैदा करता है, आपको वो नहीं खाना। आप अगर ग़िज़ा और चीनी जितनी चीज़ों में डालते हैं तो वो लेस पैदा करता है, तो इसलिए वो भी नहीं खाना। अब आप लोग कहेंगे कि क्या खाना है? आसान इलाज है, कर सके दायमी नज़ले के लिए तो मुर्गी के पंजे हैं। मुर्गी के पंजों को अच्छी तरह साफ़ करके 2 पंजे लेना है, 1 छोटी प्याज लेना है, अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, लौंग, दालचीनी, इसका जो है ना आपने सूप बनाना है। फिर छान के ये स्टॉक आप किसी में भी डाल के पी सकते हैं। अच्छा, इसको जब बना ले तो उसको रख लीजिए। क्या होता है कि उसमें एक लेयर आ जाती है ऊपर चिकनाई की, वो आपके लिए नहीं है, वो आप फेंक दीजिए। जो स्टॉक है वो बच्चों को भी किसी सालन वगैरह में डाल के लीजिए। ख़ुद आप जो है ना दिन में 2 बार अगर ये पिएंगे, ये नहीं कहिएगा कि गर्मियों में कैसे पिया जाएगा, गर्मियों में भी पीना है अगर दायमी नज़ले को अल्लाह हाफिज़ कहना है। और अब लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, आपने लेना है मुट्ठी भर लौंग, 2 आपने लेना है मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और सरसों का तेल। सरसों के तेल में डालकर सरसों के तेल को जो है ना आप जला लें या पका लें। उसके बाद जब सरसों के तेल से धुआं उठना ख़त्म हो जाए तो आप उसको ढक दें और बंद कर दें, क्योंकि इनका वॉलेटाइल ऑयल जो है सरसों के तेल में मिक्स हो जाएगा।
ये दायमी नज़ले के लिए, और दायमी नज़ले की वजह से सर में शदीद दर्द होता है, उसके लिए ऑयल बन गया। ये ऑयलिंग आपने यहाँ ज़रूर करनी है, इधर ज़रूर करनी है, और सर के पीछे जो वाला हिस्सा है उसमें ज़रूर इस ऑयलिंग कीजिए, स्टीम लीजिए। अब आप स्टीम लेने का एक तो ये वाला तरीका है, एक टावल को गर्म पानी में डाल के, टावल को इस्त्री करके ना सर पर आप लगाएं, तो जो नज़ला जमा हुआ है उसको निकालने में मदद करेगा। लेकिन आप कुछ भी कर लें, और अगर ग़िज़ा में आप ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए दायमी नज़ला कभी ख़त्म नहीं होता। ग़िज़ा सही करना बहुत जी, ज़रूरी है। फूड कलर्स भी नहीं लेना। फूड कलर्स जैसे केचप में होता है जी। या कलर ड्रिंक्स होती हैं। जी बिल्कुल, वो भी नहीं लेना। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपके लिए कॉलर है मुक़द्दस लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस। मुझे डॉक्टर बलकीर से बात करनी है। जी प्लीज़ बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मेरे ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है और डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा है। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है? जी ठीक है। अब आपको कोई मैदे का मसला तो नहीं है? ब्लैक हेड्स आपको हैं? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैदे का कोई मसला नहीं है, सफाई का ख्याल रखती हैं, चेहरा साफ भी करती हैं। कौन सी क्रीम लगाती हैं? नाम कोई भी क्रीम नहीं यूज़ कर रही। कोई अभी नहीं कर रही? नहीं, अभी नहीं यूज़ करती। जब मैं क्रीम यूज़ करती हूँ तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, इसलिए क्रीम ही कोई यूज़ करती हूँ। जी ठीक है। मैंने ये इसलिए पूछा था कि बहुत सारे क्रीम्स जो हैं उनको लगाने के बाद दाने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बढ़ जाते हैं। अब हो गए हैं तो किचन से मैं आपको बता देती हूँ, जायफल और जवत्री, जायफल जवत्री को पीसकर, बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसमें से एक चुटकी लेके अंडे की सफ़ेदी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये महलूल आप रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, खाने का सोडा लेंगी। खाने के सोडे को पानी में हल करके, कितना 2 चम्मच अगर खाने का सोडा लिया है तो पिंच, 2 चम्मच अगर पानी लिया है तो पिंच खाने का सोडा उसमें मिक्स करके रुई की मदद से पहले अपने चेहरे पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पे लगा लें। ये क्या करेगा, बेकिंग सोडा जो है ना आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को पॉप आउट करने में, उनको निकालने में मदद करेगा। उसके बाद चेहरे को अच्छी तरीके से साफ़ करके, ये जो आपने खाने का सोडा है 5 मिनट के बाद साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद जो आपने महलूल बनाया है, इसको आप एक एप्लीकेशन नहीं करेंगे, 2 से 3, जैसे एक दफ़ा ड्राई हो जाए फिर लगा लीजिए, फिर ड्राई हो जाए फिर लगा लीजिए, 2 से 3 दफ़ा आप लगाएंगे। 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, टिशू, मोटा वाला टिशू जो है वो चिपका दीजिए। जब वो टिशू के साथ चिपक जाएगा और ये सूख जाएगा तो टिशू को आप खींच लीजिए। उससे बहुत ज़्यादा आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स जो हैं निकल जाएंगे। जब निकल जाएं तो दोबारा अंडे की सफ़ेदी लगा लीजिए, क्योंकि पोर्स आपने ट्रॉमा दिया है, पोर्स ओपन हुए, अंडे की सफ़ेदी से दोबारा जो है सही हो जाएंगे। ये अमल हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, और ये नहीं सोचिएगा कि 1 दफ़ा करने से ये ख़त्म हो जाएंगे। आपको बार बार करना है, और आपका को धूल मिट्टी से भी बचना है, मैदा भी साफ़ रखना है, धूल मिट्टी से भी बचना है, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते फ़र्क पड़ेगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस। ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस, फिर एक सवाल है हमारे पास फरीना का, कराची से। उन्होंने कहा है इनकी उम्र है 28 साल, शादी को 1.5 साल हो चुका है, क्योंकि इनको बहुत अरसे से तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है। सुबह उठती हैं तो एक जलन रहती है, और फिर कुछ भी खाती हैं तो उसमें इजाफा होता है। इन्होंने एक दवाई का नाम दिया है जो कि हम नहीं आपको बता सकते, वो वाइट कलर की एक दवाई आती है, कहती मैं वो पीती हूँ तो उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम आता है। अच्छा देखें, आप हमेशा फिर उसी दवा की मोहताज रहेंगे। आप ये नहीं देखेंगी कि आपको ये जो जलन है या एसिड रिफ्लेक्स है या आपका मैदे का मसला क्या है, क्या अल्लाह ना करे अल्सर तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। जब तक रूट कॉज नहीं पता चले और आप सिर्फ यही दवा जो वक्ती आराम देता है, तो ये आपके लिए आगे जाके जहर बन सकता है। आगे जाके आपको मैदे का कैंसर हो सकता है, दवा की वजह से नहीं, आपकी प्रॉब्लम की वजह से।
आपको जाना है जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं वो सब छोड़ देना है। इन्फ्लेमेशन वाली ग़िज़ाएँ कौन सी, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है, जो बहुत देर से हज़म होती है, वो ग़िज़ाएँ आपने बिल्कुल छोड़ देना है। एनिमल सोर्सेज छोड़ देना है। लेकिन आपको प्री एंड प्रोबायोटिक चाहिए तो कीफ़र दही जो है उसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच खाली पेट वो आप खाना शुरू करें। और बंद गोभी का जूस आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो ये कहेंगे ये तो गैस पैदा करेगी। बंद गोभी के जूस से गैस्ट्रिक इशू नहीं होता, अगर आपको लगे फिर भी, क्योंकि अगर आपने सोचा है तो यकीनन वो फिर होगा। तो उसके लिए उसमें आप चाहें तो इतना छोटा सा टुकड़ा अदरक का जूस मिक्स कर दें, थोड़ा सा नमक कम कर दें अपनी ज़िंदगी से, और इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली ग़िज़ाओं को ख़त्म करें। गोंद कतीरा और मिस्री, गोंद कतीरा मिस्री पीस लीजिए, साबित इसबगोल और तुख्मे बालंगा, इनको नहीं पीसिए। चारों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए हम वज़न। इसमें से 1 बड़ा चम्मच लीजिए, 1 कप गर्म पानी में डालकर स्टर करके फ्रिज में रख लीजिए। तो आप ये भी खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कीफ़र दही थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी आप कीफ़र मंगाएं तो उसको फिर घर पे खुद बना लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुलसुम की कॉल है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। और मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 13-14 साल की, वो जब मैंगो खाती है ना तो उसकी जुबान और चेहरे पर में खारिश होना शुरू हो जाती है। अब तो हाथों पर भी होने शुरू हो गई है। मुझे उसके बारे में पूछना था। अच्छा, मैंगो खाती है तो इसका मतलब है उसको मैंगो का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे एलर्जी है, जिसकी वजह से जो है ना उसकी ज़बान और जैसे आपने कहा इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप मैंगो शेक बना के देख के देखें, क्योंकि अगर उस चीज़ से एलर्जी है तो फिर वो नहीं खा सकती है ना। ये एक अल्लाह की तरफ से आपको बता रहे हैं कि भाई इचिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसमें कोई इंग्रेडिएंट आपके लिए नहीं है। वो मैंगो वो दूध नहीं पीती ना, वो ये बादाम वगैरह या नट्स कोई भी नहीं वो खाती ना दूध पीती ना दही। कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो अच्छा, जाएगी? दूध दही ये सब पीने से भी उसको क्या खारिश होती है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको। नहीं, वो खाती ही नहीं, शुरू से ही नहीं खाती। वो ना पता नहीं उनको क्या है कि वो लोग अच्छा, इसको कहते हैं फूड फोबिया, कि कुछ लोगों को ना होता है फ्रूट से होता है, कुछ लोगों को कुछ ग़िज़ाओं से होता है, कुछ को गोश्त से होता है कि गोश्त देखते ही बेहोश हो जाते हैं। ये फोबिया होता है। तो अब इस फोबिया को दूर कैसे कर सकते हैं? इस फोबिया को दूर ऐसे किया जा सकता है कि जैसे दही की स्मूदी बना के दें, 1-1, 2-2 चम्मच से स्टार्ट करें। और ये चीज़ें जब आदत पुख्ता हो जाए तब नहीं होता, जब बच्चे छोटे होते हैं तब किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी फ्रूट को हाथ ही नहीं लगाते, वो फ्रूट बिल्कुल देखते ही नहीं है। तो ये फोबिया, ये बीमारी है। इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाता है? पुख्ता होने के बाद नहीं, स्टार्ट में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनको किसी चीज़ में मिक्स करके दे। और जैसे आपने कहा खा रही है तो उसको ज़बान में और इचिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है आम के किसी इंग्रेडिएंट से इसको हो रहा हो। अच्छा, अभी जामुन भी आए हुए हैं, आम के बाद जामुन देकर देखें, क्या पता उसको अल्लाह के हुक्म से फिर इचिंग ना हो। एक दूसरी चीज़, काली पत्ती की चाय बनाकर, जैसे आम खा ले उसके बाद काली पत्ती की चाय बनाकर दे। जो हम ब्लैक टी घर में बनाते हैं उसमें चीनी और दूध नहीं डालना, वो देकर देखें। ये भी एंटीडोट होता है आम का, हो सकता है कि इससे फिर वो खा सके। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है यास्मीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अच्छा भाई, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? डॉक्टर बिल्किस से बात हो सकती है भाई? जी जी, प्लीज़ बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं यास्मीन जावेद कराची से बात कर रही हूँ। जी जी बोले। डॉक्टर साहबा, मुझे हमारे गैस का प्रॉब्लम होता है ना, तो कुछ भी खा दो तो गैस प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये गैस से कोई हल हो तो बता दे ज़रा, आसान कोई रेमेडी। नहीं, बिल्कुल हल है। कुछ भी खाती हैं या कुछ मखसूस चीज़ें खाती हैं? नहीं, कभी खाली पेट है, उसकी वजह से मेरे मैदे में भी तकलीफ रहती है डॉक्टर साहबा। अच्छा, चलिए, अगर मैं इलाज से एच पाइलोरीज भी करवाया मैंने, अल्ट्रासाउंड कराया, सब क्लियर है, लेकिन जलन होती है। अच्छा, एच पाइलोरी आपका क्लियर है, जलन होती है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन वाली
ग़िज़ाएँ ख़त्म कर दें। और पुराने ज़माने में इस तरह गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए हर घर में एक चीज़ बनती थी, उसमें होता था सौंफ, बड़ी इलायची और पुदीना। बड़ी इलायची को आधा डालते थे, आधा कप, आधा लीटर पानी होता था, आधी गड्डी जो है ना पुदीने की होती थी, एक बड़ा चम्मच सौंफ का होता था। इसको पका लिया जाता था। पकाने के बाद जब ये पक जाता था तो उसको जैसे आधा लीटर होता था तो वो जो है ना 250 ml जब रह जाता था, एक पाव के करीब, तो उसको क्या करते थे, छानने के बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लेते थे और फिर ये हर खाने के बाद ये कहवा घरों में दिया जाता था, जिससे आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होते थे। अगर आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं तो आप ये करके देखिए, अल्लाह आपको शिफा दें। बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह अभी आप कह रही थी गैस्ट्रिक इश्यूज जो लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं गैस सर में चढ़ गई या एकदम से बैठते हैं तो कहते हैं दिल में टीस उठ रही, गैस जी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब ईद कुर्बान के बाद हॉस्पिटल में सब जाते हैं, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यू होता है, सब समझते हैं कि गोश्त खा लिया जिसकी वजह से आपको हार्ट का कोई मसला हुआ है। ये है, लेकिन देखिए अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे यहाँ पे एक रखा है कि ऐसा नहीं कि गैस प्रेशर ज़रूर डाल सकती, चढ़ नहीं सकती, नहीं तो दिल फट जाए, दिमाग फट जाए, ठीक है। एक तो ये है कि हाँ उसका प्रेशर हो सकता है, उस प्रेशर को जैसे रिलीज़ करने के लिए अभी मैंने जो नुस्खा बताया ये बहुत अच्छा है। इससे एक और नुस्खा बता देती हूँ। सौंफ ले लीजिए, 1 कप सौंफ ले लीजिए, आधा कप सौंफ को आप तवे पे भून लीजिए, आधा कप सौंफ कच्चा रहने दीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो जो गैस्ट्रिक पैदा करने वाली चीज़ें हैं जो देर से हज़म होती है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए और निवाले को चबाना सीखिए। अल्लाह ने दांत दिए निवाले को चबाने के लिए। गुस्से में खाना खाना, बातें करते हुए, गीबत करते हुए खाना खाने से भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ इस तरफ भी ध्यान दीजिए। खाने के आदाब, खाने के आदाब, खाने के बीच में बहुत ज़्यादा पानी पीना, गुस्सा करना और जो है ना खाने को निगल लेना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें निगलने के लिए नहीं है हुक्म ना, हमें दांत दिए हुए हर किस्म के दांत हैं। गोश्त को काटने के लिए अलग हैं, सब्ज़ी को के लिए अलग है, क्योंकि जब हम निवाले को चबाते हैं तो हमारे मुंह में मुख्तलिफ सलाइवा आता है उस चीज़ों को हज़म करने के लिए। प्लीज़ उस तरफ भी ध्यान दीजिए तो ये कम हो जाएगा। दूसरा मैंने जैसे आपको बंद गोभी का जूस का बताया था, वो भी बहुत अच्छा है। फिर भी अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत होते हैं तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो पानी में भिगोकर उसका जो लेप करने से भी मैदे के ऊपर, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। करके देखिएगा, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इशरत फातिमा उकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम इशरत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर बशीर से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने ना पूछना था, मेरी बच्ची 12 साल की है, तो उसके मुंह पे और जिस्म पे ना गर्मी के दाने निकल आए हैं। वो बड़ी परेशान है कि कल ईद है और मैं क्या करूं, मेरे दाने गायब हो जाए। अच्छा, पिथ उसमें वो तो नहीं, पस वगैरह तो नहीं ना, सिर्फ गर्मी दाने हैं? नहीं नहीं, वैसे गर्मी के दाने हैं। अच्छा, गर्मी के दाने, ठीक है, मैं बता देती हूँ। आपने लेना है तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना मुल्तानी मिट्टी, और उसको जो है 3 चम्मच दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए रख लें। चाहें तो इसमें आप हल्दी 1/4 चम्मच हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, और ये गर्मी दानों पर लगाएं और 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लीजिए। रोज़ाना लगाइए, इंशाल्लाह गर्मी दाने जो है ना वो मुरझा भी जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा डॉक्टर बिल्किस, सना ने हमसे कराची से सवाल किया कि सना है, इनके हस्बैंड हैं, उनकी उम्र है तकरीबन 35 ईयर्स के हैं। कहती हैं जब भी मेरे हस्बैंड सुबह जागते हैं एक कोई सिलसिला होता है, 10-12 छींकें इन्हें आती ज़्यादा हैं आती हैं, हर जी। सुबह जी। छींकें आती है। और फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि पूरे ज़ुकाम में उनके गुजरते हैं, और अगर कोई एंटी एलर्जी लें तो फिर सारा दिन वो उनके काम में डिस्ट्रप्शन रहती है, नींद आती रहती है। अच्छा देखिए, नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप नमक का ही पानी होता है, लेकिन डिस्टिल वाटर में बना हुआ होता है। तो आप ये जो है ना अपने हस्बैंड से कहें, जैसे नमाज़ पढ़ने की, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना 5 वक्त की, इस तरह ये नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप उनको नाक में ज़रूर डालना है, ठीक है? ये 5 वक्त डालें। अच्छा, दूसरा क्या करना है, रात सोने से पहले स्टीम लेना है। उसमें लौंग, नमक और ये क्या नाम है, पुदीना के पत्ते, अगर नींबू के छिलके मिल जाते हैं तो वो भी इसमें डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए, इसकी स्टीम लें। सही है। अब ये तो हो गया। उसके बाद आपको मैं एक एंटी एलर्जी घर में बनाने का बता देती हूँ। जिनको ये वो एंटी एलर्जी जिनको नाक का मसला होता है, सुबह उठते ही पहला पाँव नीचे रखते ही जिनको छींकें आना स्टार्ट होती, उनके लिए आपने लेना है प्याज का अर्क। प्याज का पानी नहीं लेना है, प्याज का अर्क लेना है। जैसे आपने प्याज को निचोड़ के उसका अर्क निकालना है, उसमें पानी का एक बूंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो लेना है आपने 1 कप। 1 कप आपने प्याज का अर्क लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच आपने शहद डाले, 1/4 टीस्पून आपने हल्दी मिक्स की, और उसमें आपने काली मिर्च का पाउडर जो है चुटकी डाल दी। अच्छा, अदरक का जूस इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एम्बर बॉटल में, जो आपकी ऐसी जो वाली ग्लास बॉटल जिसमें दवाइयाँ मिलती हैं, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, शीशे की होनी चाहिए, आपका बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एलर्जी सिरप घर में तैयार हो गया। आप इसमें से 1 बड़ा चम्मच लेंगे, 1/4 कप पानी लेंगे, उसमें मिक्स करके दिन में 2 बार अपने हस्बैंड को देंगे। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इस पे काबू आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप और जो रात को मैंने कहा है कि स्टीम लेना, वो नहीं भूलना। जी, हमारे साथ एक कॉलर है ज़हीर साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मेरा सवाल ये कि बाल गिरते हैं, उसके लिए कौन सा दवाई इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, बाल गिरते, आपकी एज क्या है? तकरीबन 22। अच्छा, आपके वालिद के बाल भी गिर हैं या मतलब कि पूछना इसलिए चाह रही हूँ कि हिस्ट्री तो नहीं है? जी हाँ, उसके भी गिरते हैं। अच्छा, गिर चुके हैं या अभी गिर रहे हैं? नहीं, गिरने लगा है अभी भी। अच्छा ठीक है, मैं बता देती। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, लौकी का तेल, ठीक है, ये मेल हजरात के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लौकी का तेल लेकर उसमें अदरक का जूस मिक्स करें और ये बालों में लगाना शुरू करें। इंशाल्लाह बाल गिरना रुक जाएंगे अगर अभी स्टार्ट हुए हैं तो। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये जो आप अभी बता रही थी कि पैर रखते ही छींकों का जो सिलसिला होता है, इसकी वजह क्या होती है वैसे? एलर्जी है। ये किन लोगों को? अच्छा, जो लोग एलर्जी के प्रोन होते हैं उनको? जी, ये एलर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ लोगों को जैसे ही सुबह उठते हैं और उनको ये एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, उनको, इनके लिए अच्छा आपने सवाल कर लिया, उनके लिए कि रात को ना कोई ऑयलिंग भी कर लिया करे नॉस्ट्रल में। अच्छा। हाँ, हल्का सा, जैसे कोई भी ऑयल जो जिसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं हो तो वो ज़रूर लगा लिया करें, उससे भी फ़र्क आता है। अच्छा, और डॉक्टर बिल्किस दूसरा ये भी होता है कि अगर जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, कहते हैं कि अगर वो शहर चेंज करें तो वो क्योर हो सकता है। बिल्कुल सही है, हिजरत करना तो वैसे ही अच्छा होता है। और हो सकता है कि इन्वायरमेंटल एलर्जी हो उस शहर में, जैसे अब हम कराची में इतनी पोल्यूटेड शहर में रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि हम चित्राल चले गए सही हो गए, एबटाबाद चले गए सही हो गए, जैसे ही हम कराची आए तो फिर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ये तो कुदरत ही आपको बता रहा है कि ये जगह आपके लिए
सही नहीं है, लेकिन हर कोई तो नहीं बदल सकता ना शायद, मुश्किल भी है। मुश्किल होता है। लेकिन तो डॉक्टर फिर बिल्किस मुझे एक बात बताएं, एज एन हेल्थ एक्सपर्ट, क्या घरों में एयर प्योरीफायर्स और इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए हमें? बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके घर की हवा को साफ़ करते हैं, वो ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये हमसे तहनीत ने पूछा है इस्लामाबाद से। तहनीत ने कहा है कि मैं जब भी सुबह सो के जागती हैं, इनकी आंखों में बहुत इचिंग का मसला रहता है, जो कि फिर दोपहर तक सही होता है, और बिल्कुल सुबह आंखें ऐसी होती हैं जैसे अंगारा लाल हो गई। अच्छा देखिए, आपको मैं एक बता देती हूँ नुस्खा, आपने यही करना है। ये भी एलर्जी है। आपने गुलमुंडी, सौंफ, मिश्री, गुलमुंडी, सौंफ, मिश्री, आप हम वज़न लेके पीसकर पाउडर बना लीजिए। इसमें से 1/4 जो है चम्मच दिन में 2 बार, चाहे तो शहद में मिला लें, नहीं तो वैसे ही आप थोड़ी सी पानी में डालकर इसको पी सकते हैं। ये जिनको भी आँखों का मसला होता है, आँखों में कीचड़ आता है, इचिंग होती है, रेड हो जाती है, उन सब के लिए नेचुरोपैथ जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नज़ला आँखों पे गिर रहा है, जबकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। तो खैर लड़ाई करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नुस्खा इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ENT में आई का नहीं है ना, एयर, नोज़ एंड थ्रोट है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है, उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको इतनी शदीद इचिंग होती है कि वो खुजा खुजा के आँखों को जो है ना लाल कर देते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप इचिंग करते हैं तो रेडनेस उसकी वजह से भी आती है। तो मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ, कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, सना की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सना। मैं डॉक्टर साहब से 2 सवालात करने हैं कि एक तो ये है कि जी तकरीबन दोपहर और रात के खाने के बाद ना मुझे फ़ौरन मेरे सिर्फ फेस के ऊपर और गर्दन तक गर्मी लगती है, हीट पैदा होती है और पसीना हल्का हल्का आना लग जाता है, और ये 5 से 6 मिनट तक ये कैफियत रहती है। ये तकरीबन 1 साल पहले मेरे साथ इस तरह हो रहा था, फिर बीच में सही हो गया, अभी दोबारा फिर यही कैफियत स्टार्ट हो गई। दोपहर और रात को जैसे ही खाना खाती हैं, बस 5-7 मिनट बहुत तकलीफ दे होते हैं, और सिर्फ फेस और गर्दन पे पसीना भी गिर रहा होता है और गर्मी लग रही होती है। और दूसरा मेरे भाई का है, तकरीबन उसकी 35-36 साल एज है और उसको यरकान है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं आपकी एज क्या है? एज है 38-39। 38-39। आपको जो ये मसला होता है, ये पूरा महीना होता है या मखसूस अयाम में होता है? आपने नोट किया है? इसके अलावा भी ऑल द टाइम? उन दिनों में भी, मतलब कंटिन्यूसली। अब ये तकरीबन 2 महीने से मुझे ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है। अच्छा, और ये कोलेस्ट्रॉल तकरीबन चेक 1 साल कराया? पहले हो रही थी ऐसी कैसे? आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया? नहीं जी। आप है ना अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराइए, ठीक है? लगाने के लिए वैसे मैं बता देती हूँ आपको, एलोवेरा जेल लेके 1 कप, उसमें आप सत पुदीना 1/4 टीस्पून, उसके वैसे स्ट्रिंग्स मिल जाते, गिन के आप 8-10 पीस के डाल दीजिएगा, लेकिन अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराइए। और आपने अपने भाई के लिए पूछा है, भाई को पीला यरकान यानी कि हेपेटाइटिस सी है या बी है, मैं ये नहीं समझी, काला पीला इस तरह होता है ना। हेपेटाइटिस का अगर मसला है तो देखें, हेपेटाइटिस बी की तो अगर आपकी हिस्ट्री है तो उसकी वैक्सीनेशन पहले होती है, तो वो ज़रूर कराएं, क्योंकि ये अगर मियाँ को है तो ये बीवी को भी हो सकती है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी में एहतियात इलाज से बेहतर है। वो चीज़ें जो आपके जिगर को नुकसान देती है वो आपने नहीं लेना, लेकिन आजकल 2 चीज़ें आई हुई हैं जो जिगर को ज़िंदगी देने में आपकी मदद करती है, आलू बुखारे और जामन। आलू बुखारे आए हुए, पके हुए आलू बुखारे ज़रूर रोज़ाना उनको दीजिए, और जामन दीजिए। और रात को आपने क्या करना है, जड़ी बूटी जो मैं आपको बता रही हूँ, मक्को, कांसनी, उनाब, मक्को, कांसनी, उनाब, गुलाब की पत्तियाँ और ऊंट कटारा, उनाब के बीज निकाल दीजिएगा, और इसमें आपने सौंफ भी डालना है। ये 6 चीज़ों का मुरक्कब बनाकर आप रख लीजिए, हम वज़न, या चाहे तो इसमें उनाब डालें, चाहे तो आप उनाब को अलग कर लें। और ये जो मैंने आपको मुरक्कब बताया, जो पाउडर बताया है, दोपहर रात खानों से पहले 1 चम्मच
उबाल कर छान कर पी लीजिएगा। उनाब जो है आप 8 से 10 दाने रात को पानी में भिगो दीजिएगा 1 कप खौलते गर्म पानी में। सुबह अच्छी तरीके से मल कर और छान कर ये पानी अपने भाई को पिला दीजिए, इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बहुत अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ईद के बाद ही इंशाल्लाह होगी। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? बस एडवांस ईद मुबारक। ईद कुर्बान जो है कुर्बानी का नाम है, तो अपने लिए जो है ना और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स जो कि डीप फ्राई होंगी। थोड़ा डिफरेंट सा बनता है, ये स्नैक बहुत अच्छा बनता है क्योंकि हमें स्नैक्स आपको पता है थोड़े एपेटाइजर के तौर पे ये खाया जाता है। अब ईद आ रही है ऑफ कोर्स, तो एपेटाइजर्स भी तो होता ही उसमें, कभी कलेजी भी एपेटाइजर में हो जाएगी, स्क्यूवर्स में, तो आप छोटे छोटे ये भी ब्रेड जो पॉकेट्स होती है ये भी बनाइएगा। इसमें बीफ का हंटे बीफ डाल सकते हैं आप लोग, और आपका सीख कबाब डाल सकते हैं आप लोग, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक पैकेट लिया है ब्रेड क्रम्स का, ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स हो गए। इसमें जाएंगे चिकन के चंक्स हैं जो कि मैंने बॉइल्ड करके रखे थे अराउंड 250 ग्राम, ठीक है, बॉइल करके ये जाएगा। इसके अंदर कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है एक जो कि मैंने लंबी लंबी से जूलियन काट ली थी, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ब्राउन शुगर है, चिली गार्लिक सॉस है, मेयोनेज़ है, सोया सॉस है, 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि चॉप करके रखी थी, चिली सॉस है, ब्लैक पेपर पाउडर है, नमक है और नींबू का रस है, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैंने इस तरह ब्रेड काट के ये राउंडर्स हमने काट के रख लिए थे इस तरह से। और इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इसमें लिया था 1.5 कप मैदा, उसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसका बैटर बना लिया था इस तरीके से, थोड़ा सा ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होगी। क्योंकि ब्रेड को हम इसके अंदर डिप करेंगे, चिकन का जब बनाएंगे हम तो इसको डिप करके फिर ब्रेड क्रम्ब से करके उसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। तो चले अब हम चलते हैं। ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऑलरेडी डाल दिया था प्री हीट के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये चिकन, ठीक है, ये हमने इसमें चिकन ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे इस तरीके से। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डाल दूंगी ग्रीन चिलीज़, क्योंकि इसका थोड़ा अरोमा थोड़ा डिफरेंट सा आ जाता है। ग्रीन चिली, चिकन और 2 टेबलस्पून ऑयल या 2 टेबलस्पून बटर, ठीक है, ये हो गया। इसमें अब जाएगी ब्राउन शुगर अराउंड 1 टीस्पून, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट एंड सावर सा टेस्ट आता है जब आप ये पॉकेट्स में जब फिलिंग होगी, जब ये फ्राई होंगे तो ये बहुत डिफरेंट सा टेस्ट देगा। अच्छा, साथ साथ मैं इसके ऐड करूँगी सोया सॉस अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये चिली सॉस है, इसमें भी जाएगा ये अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। और ये चिली गार्लिक सॉस है, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है। चले हम इसको मिक्स, क्योंकि चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने मसाले जो सॉसेस वगैरह हैं इसको सिर्फ मिक्सिंग की तरफ लाना है। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। और नमक मैं इसमें कम डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी नमक मैंने चिकन को उबालते हुए भी डाला था, और ये जितने भी मैंने सॉसेज इसमें ऐड किए हैं इसके अंदर भी नमक है। और क्योंकि हम मेयोनेज़ लगाएंगे तो उसमें भी सॉल्ट एडेड होता है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें ये इसके अंदर जाएंगी अराउंड 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा स्पाइसी टैंगी स्वीट एंड सावर सा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, एंड में मैं डालूंगी ये कैप्सिकम है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी, ये एक है। इसको थोड़ा सा ग्रीन ही रखना है, बस मैं थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई कर रही हूँ ताकि कलर इसका चेंज ना हो। चलें जी, ये हमारा चिकन हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेड की तरफ। अच्छा देखिए, मैंने ये फ्राई किया था इस तरह से, ठीक है, ये देखें इसके पॉकेट्स बन गए हैं। मैंने इसको पहले क्या किया मैं भी आपको दिखा देती हूँ।
मैंने 2 स्लाइस लिए, उसके कॉर्नर्स काटे, ठीक है, उनको थोड़ा सा रोलिंग पिन जो बेलन होता है उससे हमने थोड़ा सा फ्लैट किया। फिर मैंने उसको उसके जो एक स्क्वायर जो ब्रेड था, मैंने हल्का सा मैदे की जो लई होती है, जो बैटर होता है, वो मैंने चारों तरफ लगा के उसको चिपका दिया। उसके बाद मैंने इसमें डिप करके, ब्रेड क्रम्स में डिप करके मैंने इसको डीप फ्राई किया। तो वो इस तरह से, वो जब फ्राई हुआ तो वो फूला, जैसे कोई हम चीज़ फ्राई करते तो फूल जाते, तो फूल के पास मैंने बीच में से काट के, तो इस तरह मैंने इसकी पॉकेट्स बना ली थी, ठीक है। इस तरह से मैंने इस तरह राउंडल्स काट के भी, तो देखिए इस तरह से पॉकेट बन जाती है। इसके अंदर आप फिलिंग कर लें, सलाद का पत्ता, चिकन जो हमने बनाया है, इस तरह से ही होगा। चलिए हम आ जाते हैं अपने ब्रेड की तरफ। अब जैसे ये देखें, ये है, मैंने लिया ब्रेड, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये हमने लिया जो बैटर बनाया था, ये हमने थोड़ा इसके ऊपर डाला, ठीक है, साइड्स में पूरा लगाया लाइक दिस, यूं करके, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने चिकन का बैटर बनाया था, ये हमने इसमें डाला, ठीक है। ये हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ये हमने फिलिंग करी, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो बैटर है ये हमने इसके ऊपर लगाया, ब्रेड इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हमने इसको प्रेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इसको प्रेस किया, थोड़ा सा हम इसको और लगाएंगे। ये हमने प्रेस किया इसको यूं करके, आप देखिए हमने इसमें डिप किया ये इस तरीके से, और फिर हम ये ब्रेड क्रम्स में इसको करेंगे इस तरीके से, ताकि ये बाइंड हो जाए आराम से। फिर हम इसको कर देंगे अपना डीप फ्राई। हमने प्री हीट ऑयल हमने किया हुआ है, ये हमने फ्राई करने के लिए रख दिया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा कर लेंगे। अच्छा, किसी में हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ये मैंने चिकन लिया, अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेयोनेज़ इसी के अंदर, ठीक है। अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून हमने मेयोनेज़ ऐड किया। इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से, ये इस तरह से। देखें, अगर मैं इसको पकाते हुए मिक्स करती मेयोनेज़ को तो ये फट जाता, तो इसलिए हमने फ्लेम ऑफ करके फिर मैंने इसको, ये फ्राई हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम दूसरा बना लेते हैं। ये हमने डाला इसके अंदर, आई एम वेयरिंग ग्लव्स, तो इतना कोई वो नहीं है। देखें, ये हमने इसके अंदर किया, ठीक है। फिर हमने ये इसके अंदर डिप किया, फिर हमने ये इसके ऊपर रखा इस तरीके से, इसको साइड से अच्छी तरह से हमने चिपका दिया लाइक दिस। फिर हमने इसको इसके अंदर डिप किया इस तरीके से, और हमने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर दिया। इस तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने चिकन का बैटर इसमें डाला, ठीक है। दूसरा हमने इसमें हल्का सा डिप करके इसके ऊपर रखा, इसको साइड से हमने बंद किया, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर डिप किया इस तरीके से, हमने ये किया। फिर हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर हमने इसको कोट कर दिया। ये हम दूसरा भी डाल देते हैं इसके अंदर, ये हमने पहले बना के रखा था, हम ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये बहुत फूले फूले से बनेंगे, बहुत डिफरेंट बनेंगे, आप लोगों को पसंद बहुत आएंगे, क्योंकि ये स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छा बनता है। चलें जी, ये हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसका फ्लेम बढ़ा देंगे। डीप फ्राई हो गई है। अच्छा, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं उसको थोड़ी देर 1 मिनट तक एटलीस्ट उसको फ्राई होने दिया करें, इसका बेस, फिर आप इसको पलटा करें। कुछ लोग तो फ़ौरन कढ़ाई में डालते हैं और चमचे चलाने लगते हैं, जिससे ना वो फ्राई रहता है, ना वो क्रंचीनेस रहती है, ना वो क्रिस्पीनेस रहती है। उससे क्या होता है, सारा आपका बैटर इधर उधर हो जाता है ऑयल में, और आपका ऑयल भी ख़राब होता है। तो जस्ट लेट देम फ्राई फॉर अ मिनट, उसके बाद आप लोग इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब ये मैंने इसको ये किया, इसको भी मैंने थोड़ा सा पलट दिया। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। चलिए हम एक और बना लेते हैं इसी तरीके से। हमने क्या करना है, ये हमने लिया मैदे का लई, चारों तरफ हमने इसको लगाया, ठीक है। अच्छा, हमेशा आप एक काम किया करें, जब भी आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाएं, चलें इतने में ये बैटर लगा रही हूँ, आप चलें जाएं छोटे से ब्रेक पे, हम वापस आते हैं 1 मिनट में।
चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, मैंने इसका बैटर लगाया, फिर मैंने इसको जो मैंने ये स्टफिंग बनाई थी ये मैंने फिल करी बीच में सेंटर में, फिर मैंने अपना बैटर लगाया इसमें जो मैदा का लई बनाया था, फिर मैंने इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने फ्राई कर लिया। देखिए इस तरह से फ्राई होकर निकला है, मैं आपको बता दूँ इस तरह से ये बन गए। अंदर इसके फिलिंग है चिकन की, बहुत मज़ेदार किस्म की। हम एक और बनाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ये लिया, मैं पूरे ब्रेड का बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमने ये फिलिंग डाली इसके अंदर, ठीक है। इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो है ब्रेड, ठीक है, मैं अब इसके ऊपर देखिए किस तरह करूँगी। इसको मैं बैटर से पूरा कवर कर दूँगी, पूरा स्प्रेड कर दूँगी लाइक अ जैम एंड अ बटर, ठीक है। ये हुआ। अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से मैंने प्रेस कर देना है, ठीक है। ये प्रेस हो गया, ये प्रेस हो गया। अब मैं क्या करूँगी, देखें इसके अंदर मैंने ऊपर से ये हल्का हल्का ये लगा दिया लाइक दिस। अब हम पलट देंगे इसको, फिर हमने इस तरह से कर दी, यहाँ पे ये लगा दिया लाइक दिस। ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग देख लें किस तरह से ये होगा। ये करके थोड़ा प्रेस करके ये क्रम्स में गया, इस तरीके से चारों तरफ से आप इसको कोटेड कर लें क्रम्स में, और फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से डीप फ्राई हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमने पॉकेट्स बना के रखे थे, देखिए हम इसको इस तरह से फिलिंग करेंगे। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने फिलिंग किया, इसके अंदर थोड़ा सा लीफ रखा, सलाद का पत्ता रखा, और हमने इसको यूं रख दिया इस तरीके से। इसको हम देख लेते हैं, हाँ क्या कह रहे, चलिए ये हुआ, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं अब आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ। इसे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, मैंने उसको बॉईल किया, उसको श्रेड किया, और फिर मैंने उसको अलग बोल में निकाल दिया। फिर मैंने वोक में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। फिर मैंने चिकन को डाला, थोड़ा सा सॉटे किया, 1 कैप्सिकम काट के डाली जो जूलियन थी, ठीक है। 1 कैप्सिकम काट के डाली, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, सोया सॉस, चिली सॉस, लेमन जूस, ब्राउन शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको सॉटे किया, अच्छी तरह से स्टर फ्राई किया, और फिर हमने इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनेज़ डाल दिया एंड 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल के मैंने इसका बैटर बना लिया जो इसकी स्टफिंग थी। उसके बाद मैंने मैदा लिया 2 कप, मैंने उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा उसका लई बना लिया, बैटर बना लिया। फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया, फिर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, मैंने बीच में मैंने इसकी स्टफिंग रखी, मैंने उसको हल्के से बैटर से क्लोज किया, फिर मैंने उसको डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके मैंने उसको कोट करके डीप फ्राई कर लिया। तो वो इस तरह से ये बन गए। तो ये मेरी रेसिपी भी हो गई कंप्लीट। ये देखिए ये हमारा ये भी फ्राई हो गया है। खुशबू ले आई असफर को यहाँ तक। सूर्य क्या ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। गरम तो नहीं है? ये तो अभी एम्प्टी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं असफर। कहाँ, कैसे? मैं सूर्य आपको प्लीज ये काट के दूं क्या? हाँ प्लीज, इसमें तो आप माहिर हैं। जी हाँ काटने पीटने में सूर्य बहुत बड़ा है ये तो। क्या, कैन आई ट्राई इट? हाँ बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। विद केचप? हाँ विद केचप। बेस्ट। अच्छा बना है? इतनी देर में आपने ये बनाया? आप मेरी सांस क्यों बन रहे हैं? बहुत मजेदार है, यू मस्ट ट्राई इट एट होम। बहुत ही मजे का बना है। नौरीन भाई, नौरीन के लिए तालियां होनी चाहिए इस बात पे। वेरी नाइस, थैंक यू। प्लीज इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए। क्रिस्पी, क्रंची और बहुत मजेदार। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया लेकिन आप कहीं जा नहीं रही, आप यहीं मेरे साथ। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। मैं चाहता हूँ ये सब वाइट। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर कुरत को तो वेलकम कर लें। हमारे साथ है हमारी आर्ट डायरेक्टर और सेट डिजाइनर कुरत हुसैन, और जब भी कुरत साथ होती है
हम लोग इतनी ज़्यादा बातें डिस्कस कर रहे होते हैं घर को कैसे खूबसूरत बनाएं, घर में छोटे छोटे जो कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनको किस तरह ब्यूटीफाई करें। अस्सलाम कुरत, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप खैरियत कैसे से हैं? आप? गुड मॉर्निंग। पकड़े गए आज। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हाँ। हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। कुरत, एक तो पता है क्या, ज़ाती तौर पे भी मुझे आपका जो सेंस है, मुझे बहुत आर्टिस्टिक सेंस बड़ा पसंद है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर क्रिएटिव पीपल। मुझे क्रिएटिव लोग बहुत पसंद हैं, चाहे वो हमारे बैंड मेंबर्स हो जो इतने मज़ेदार म्यूजिक बजाते हैं, चाहे वो शेफ नौरीन हो जो कि रोज़ाना इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ें हमें बना के खिलाती हैं और उसकी प्रेजेंटेशन करती है, या फिर कुरत माशाल्लाह आप वैसे आप भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं असफर। है ना, विद माय कलर कॉम्बोज। आपकी स्टाइलिंग मेरे कलर कॉम्बोज, मेरी वॉच की कलेक्शन। बिल्कुल, और आपका घर हाँ। माशाल्लाह आपने बहुत क्रिएटिवली उसको डेकोरेट किया हुआ है। कुरत, मैं आपको बताऊं, वो आई थिंक वो एक कंटेजियस चीज़ भी होती है ना, कि अगर आप किसी के साथ रह रहे होते हैं, आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है, तो वो चीज़ आपकी ना फॉलो अप कर बिल्डअप हो करके जाती है, बिल्डअप अगर ना करती भी हो तो रहती वो है। बिल्डअप हो जाती है। हाँ। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा असफर, हम वैसे तो हम लोग फर्नीचर और घर और रूम्स के बारे में बात करते रहते हैं, छतों के बारे में। छतों के बारे में, गार्डन्स के बारे में, बैकयार्ड्स के बारे में, लेकिन हमारे पास किसी ने कॉल करके कहा कि आप हमें विंडोज़ के बारे में और डोर्स के बारे में बताएं। तो मैंने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो विंडोज़ है। अब विंडोज़ के बारे में मैं बताऊंगी कि विंडोज़ किन किन नामों की होती हैं। विंडोज़ के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं और हम उन विंडोज़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त, इस सेगमेंट का नाम हुआ बूहे बारियां। हाँ, वो है ना, बूहे बारियां नाम हो गए, खिड़कियां और दरवाजे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो मुझे बात बताइए कुरत, बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है खिड़की ना, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे एक थेरेपी होती है। आप देखिए, अगर आपकी लड़ाई होती है तो आप खिड़की में खड़े होते हैं, आप चाय पीते हैं, आप खिड़की में खड़े होते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप वेदर इंजॉय करते हाँ, हैं। उदास या खुश हो, खिड़की एक बड़ा आउटलेट ऐसे ही है बिल्कुल, है ना। खिड़की आपके घर में मस्ट है, चाहे आपका घर छोटा हो चाहे आपका घर बड़ा हो। बड़े घरों के अंदर आप बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाइए, सैश विंडोज़ बनाइए, छोटे घर हैं तो छोटी विंडोज़ बनाइए, लेकिन विंडो बनाएं ज़रूर। तो यही चीज़ हम आज लेकर आए और अगर अभी तक नहीं बनाई हुई तो बनवाएं, प्लीज़। है ना। एक तो तोड़े पता- walls को। पता है कुरत, मेरे घर में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ना बड़े खूबसूरत शीशे लगे हुए थे, ठीक है। और वो बड़े ना, मतलब उसमें से एक कलरफुल सनलाइट आती थी। मैंने ना ऐसे एक दिन, एक तो पता है आपको पता, ज़ाती आपकी जो एक शख्सियत होती है उसका बड़ा असर आप पे रहता है। मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ चीज़ों से, तो मैंने ना वो शीशे हटवा के खिड़कियाँ बनवा विंडोज़ दी। बनवा ली। तो एक तो पता है वेंटिलेशन बड़ी इंप्रूव हुई, ऑक्सीजन लेवल घर का बड़ा इंप्रूव हुआ, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट भी आने लगी, मिलती है। और एक अजीब, अगर आप बैठे हुए कभी चाय पी रहे हो तो बाहर एक लगता है एक टीवी है, वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल, बाहर की जो है वो लाइफ अलग ही है, बाहर की स्क्रीन अलग ही है और आपको उसको देखकर बहुत फ्रेशनेस फील होती है। समटाइम आपका मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं या आपका मूड चेंज होता है, तो आप जब विंडो के थ्रू बाहर देखते हैं तो आपका मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो चलो विंडोज के कुछ आइडियाज देखते हैं, आए। अच्छा जी, तो विंडोज़ के जैसे मैंने आपको कहा कि नाम भी होते हैं, हम उनको नाम से क्या बुलाएं। अब देखिए, जैसे ये फिक्स्ड विंडो है, तो फिक्स विंडो ऐसी विंडोज़ होती हैं जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, जिनको आप ओपन नहीं करते। वो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होता है जहाँ से आपको वेंटिलेशन या आपको सनलाइट मिल रही होती है, लाइट मिल रही होती है। समटाइम कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती है, या कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर हम फिक्स विंडोज़ का काम करते हैं या हम फिक्स विंडोज़ लगाते हैं। नहीं ना, इसमें स्लाइडर होता है ना, नहीं, दरवाजा नहीं, होता है। इसमें अच्छा। सिर्फ ग्लास लगा हुआ होता है विंडो के अंदर और ये विंडो फिक्स होती है, ये और खुल आप नहीं इसे सकती। बाहर देख सकते हैं। आप सिर्फ इसे बाहर देख सकते हैं, ये ओपन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट विंडो पे आते हैं। तो ये स्लाइडिंग विंडो है, बड़ी कॉमन सी बात है, हमारे हर घर में स्लाइडिंग विंडो होती है, किचन में तो होती ही होती है। तो स्लाइडिंग विंडो से आप यही है कि आप उसे खोलकर बाहर का नज़ारा कर सकते हैं और हवा आ सकती है इसके थ्रू, और आप स्लाइडिंग विंडो कहीं भी लगा सकते हैं। आप अपने लाउंज में लगा लें, आप अपने बेडरूम में लगा लें, किचन में लगा लें। किचन में ये बहुत ज़्यादा इसका काम होता है कि क्योंकि किचन के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें हवा भी चाहिए होती है, तो स्लाइडिंग विंडोज़ को हम ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं और ये हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड विंडो पे, तो ये है पिक्चर विंडो। अब इस विंडो के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। पिक्चर विंडो हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये फिक्स भी हो सकती है, ये स्लाइडिंग भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसको पिक्चर विंडो इसलिए कहते हैं कि आप देखें, अगर आपके घर के बाहर कोई बहुत अच्छा सा व्यू है,
लाइक गार्डन है या कोई लैंडस्केप बहुत अच्छा सा बना हुआ है, तो आप उसके अंदर एक बड़ी सी विंडो क्रिएट करें, वो इटसेल्फ एक पिक्चर हो जाएगी। आपका बाहर का व्यू आपकी पिक्चर हो जाएगी और आपका जो विंडो फ्रेम है वो एक आपका फ्रेम बन जाएगा। लाइक आपके घर में किसी डेकोरेशन पीस की ज़रूरत नहीं है या किसी पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो इटसेल्फ एक पिक्चर, एक डेकोरेशन है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से फिर जब मौसम बदल रहा होता है तो ऑफ कोर्स एक बाहर का मूड चेंज हो रहा होते है, हैं। ब्राइट सनलाइट, बिल्कुल होते हैं। सूरज ढलना, बारिश बिल्कुल, होना, बिल्कुल। अबर होना, वो आई थिंक वो दिन कांस्टेंट में कुछ और होता है, रात में शाम कुछ में, और होता है, बिल्कुल। शाम को कुछ और होता है। तो ये इसी तरह देखें पिक्चर विंडो, आप इसके बाहर का व्यू देखिए तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको यही लगेगा कि ये कोई Painting पिक्चर है। है, ये कोई पेंटिंग है। तो पिक्चर विंडो हम इसको इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे व्यूज़ को कैप्चर करके एक विंडो के अंदर से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये है स्लिट विंडो। स्लिट विंडो जो होती हैं वो बहुत ही पतली सी विंडोज़ होती हैं। लाइक कुछ लोगों को विंडोज़ नहीं पसंद होती, लेकिन अगर छोटी छोटी विंडोज़ घर के अंदर हो तो हम बाहर से कनेक्ट भी रहते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हमारा कनेक्शन रहता है, ग्लिम्पसेस मिलते रहते हैं हमें और हम बिल्कुल बाहर की दुनिया से कटते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विंडोज़ नहीं पसंद होती हैं, उनको डार्क रूम पसंद होते हैं या डार्क एरिया पसंद होता है। कुरत लेकिन मैं कुछ इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो अपने कमरे में सूरज आने ही नहीं नहीं देते, देते। हर वक्त ब्लाइंड नीचे बिल्कुल, होता है, एसी ऑन होता है, पता ही नहीं चलता कब दिन है और कब रात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ऐसी विंडोज़ हैं। विंडोज होनी हाँ, चाहिए। विंडोज़ तो होनी चाहिए। अच्छा, बे विंडो। अच्छा, फिर हम आते हैं बे विंडो पे। बे विंडो आपने देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइट का थोड़ा सा इशू होता है, तो वो लोग लाइट को कैप्चर करने के लिए बड़ी बड़ी विंडोज़ बना देते हैं। और आप ये ज़रूर देखिएगा कि हर ऐसी विंडो के साथ उन्होंने कोई ना कोई सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ होता है। लाइक वो उस लाइट को बहुत इन्जॉय करते हैं। ये देखें, इस पिक्चर में भी यही है कि ये एक बड़ी सी विंडो है। अच्छा, इस विंडो के थोड़े से शेप भी डिफरेंट होते हैं। ये स्ट्रेट भी होती है, आप एक बड़ी विंडो को बे विंडो कहते हैं, और इसके आगे वो लोग सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो ये भी एक आइडिया है हमारे मुल्क में भी, आप इस तरह की विंडोज़ बनाएं और इंजॉय करें अपने गार्डन्स को, अपने घर के बाहर की आई जगह थिंक को। ड्राइंग रूम के अंदर भी आप बना सकते बिल्कुल कर सकते हैं, आप हैं। बाहर गार्डन। ड्राइंग रूम में लोगों के घर के बाहर ज़्यादातर गार्डन्स होते हैं, तो आप वहाँ से व्यू इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं, ये है केसमेंट विंडो। केस में केसमेंट विंडो ही होती है, ये एक डोर की तरह होती है बिल्कुल। जैसे हम डोर ओपन करते हैं वो फुल ओपन हो जाता है, ये विंडो ऐसी ही विंडो होती है, ये दोनों साइड पे ओपन हो सकती है। आप अंदर भी खोल सकते हैं इसको और बाहर भी खोल सकते हैं। डोर में और इस विंडो में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आप डोर से बाहर जा सकते हैं। इस विंडो को आप खोल सकते हैं, आपके पास हवा आएगी, आपके पास धूप आएगी, रोशनी आएगी, लेकिन आप इससे बाहर नहीं जा सकते। लाइक ये बहुत सारे फ्लोर्स पे हो सकती है। तो ये है केसमेंट विंडो, लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, हम नेक्स्ट विंडो पे जाते हैं। Awning अच्छा, ऑनिंग विंडो। ऑनिंग विंडो देखें आप, ये विंडो ऐसी विंडो होती है जो अपवर्ड्स खुलती है, ठीक है, और जरा सी खुलती है। और ज़रा सी खुलती है। ऐसी विंडोज़ कहाँ होती हैं, हम अगर इजी वर्ड्स में कहें तो रोशनदान, ठीक है, रोशनदान इसी टाइप के और बने होते हैं। कुरतन आई थिंक ये होटल्स में बहुत होती है, होटल्स में बाहर होती हैं, मुल्कों में। ऑफिसेज में होती हैं, कि जहाँ पर आपको विंडोज़ की ज़रूरत नहीं होती या थोड़ी देर के लिए आपको विंडो ओपन करनी होती है, ऐसी जगहों पे फिर ये वेंटिलेशन होने के लिए। वेंटिलेशन के लिए ये विंडो यूज़ की जाती है। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन लोगों को इनके नाम नहीं पता एक्चुअली, और आज हम उनको इनके नाम बता रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये भी एक नॉर्मल सी विंडो है, लेकिन आप ये देखें ये मिडिल से खुल रही है, यानी कि ये पिवट हो रही है, और इसका हिंज जो है वो मिडिल में लगाया हुआ है। अब आप देखें बड़ी स्पेसेस के अंदर ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह की विंडो क्रिएट करके एक अच्छा सा लुक उसका क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये विंडो दिखाई है कि ये लोगों के लिए एक आइडिया है। अच्छा, इस तरह की राउंड विंडोज़ आपने कभी देखी हैं कहीं? मैंने वो रेस्टोरेंट्स में देखे हैं। रेस्टोरेंट्स में देखी हैं, मैंने होटल्स में भी देखी हैं। हाँ, होटल्स में भी देखी हैं। हाँ, जैसे नथिया गली टाइप जगह या मरी जैसी जगहों पे इस तरह की उन्होंने विंडोज़ बनाई हुई हैं, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी क्रिएटिवली उन्होंने उसको ट्रीट किया हुआ होता है, लाइक शेप चेंज करके भी आपको एक चीज़ अच्छी लग रही होती है। फिर ये देखें, जैसे ये विंडो है, हम सिर्फ स्लाइडिंग को सोचते हैं कि स्लाइड स्ट्रेट ही होता है, लेकिन ये विंडो दिखाने का मतलब ये है कि आप इसे एक दो डोर्स को नहीं खोलें,
ये आप खोलेंगे तो ये सारे ही इसके पूरा डोर खुल खुल जाएगी जाएंगे और ये पूरी विंडो बड़ी कन्वीनियंट है। बहुत कन्वीनियंट होती है। और ऐसी चीज़ें अब इसके मैकेनिक्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये भी इसी तरह है कि आप अपने गार्डन के पास इस विंडो को लगाएं और ये पूरी की पूरी स्लाइड होकर पूरी जगह विंडो खुल खुल जाती है और जगह बड़ी हो जाती है। अच्छा, इस पिक्चर में मैं ये शो कर रही थी कि जैसे हमने बहुत सारी विंडोज़ को डिस्कस किया, अब आप देखें कि ये एक जगह है और एक जगह पे उन्होंने बहुत सारी विंडोज़ को लगाया हुआ है। लाइक ऊपर उन्होंने फिक्स विंडोज़ लगाई हुई हैं, नीचे उन्होंने डोर के साथ जो है वो स्लाइडिंग या ओपन होने वाली विंडोज़ बनाई हुई हैं। तो हम विंडोज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं या हवा के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर फिक्स विंडोज़ हैं किसी घर में तो आप नहीं चाहते कि आप विंडोज़ खोलें, तो आपको सनलाइट वहाँ से मिलेगी। तो ये था टोटल आज का मेरा आज का ज्ञान। लेकिन मेरे ख्याल से विंडोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक विंडोज से एक बहुत ही अच्छी थेरेपी रहती है, घर खूबसूरत भी लगता है। और मेरे ख्याल से एक आपको बहुत, जब आप बाहर देखते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ें उससे अपने जहन में कैप्चर करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो। कुरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. शेफ़ नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारे कंट्रीज़ में ईद है, तो आज जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बकरा ईद हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। कल पाकिस्तान में बकरा ईद होगी इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत मुबारक हो इन एडवांस। लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से ईद स्पेशल शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और कल भी हमारा साथ दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।